26 फरवरी 2019 की भोर। घड़ी की सुइयां लगभग 3 बजे ठहरी हुई थीं। अधिकांश लोग गहरी नींद में थे। सीमाएं शांत दिखाई दे रही थीं, पर आसमान में एक गहरी हलचल थी, जहां कुछ लड़ाकू विमान अंधेरे को चीरते हुए पाकिस्तान की सीमा की ओर बढ़ रहे थे। उन कॉकपिट्स में बैठे पायलटों के लिए ये सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी, ये एक संदेश था, और ये उन 40 परिवारों की पीड़ा का बोझ भी था जिनके घरों में 12 दिन पहले शोक उतर आया था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत 26 फरवरी से नहीं, बल्कि 14 फरवरी 2019 से होती है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अतीत दर्पण। 14 फरवरी 2019 की दोपहर कश्मीर की सर्द हवा में सब कुछ सामान्य सा प्रतीत हो रहा था। जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ता हुआ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का काफिला राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगे बढ़ रहा था। लगभग 78 वाहन थे और 2000 से अधिक जवान अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे। कुछ अपने परिवारों से मिलकर आए थे, कुछ छुट्टी के बाद वापस ड्यूटी पर जा रहे थे। ये एक नियमित मूवमेंट था, जैसा पहले भी अनगिनत बार हुआ था। दोपहर लगभग 3:15 पर अचानक एक विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना प्रचंड था कि कुछ क्षणों के लिए समय जैसे ठहर गया। एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी को काफिले की एक बस से टकरा दिया था। 40 से अधिक जवान शहीद हो गए। ये घटना केवल एक आतंकवादी हमला नहीं थी, ये राष्ट्रीय चेतना पर सीधा आघात था। ये पिछले कई वर्षों में सुरक्षा बलों पर हुआ सबसे घातक हमला था। कुछ ही घंटों में जैश-ए-मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली। संगठन का नेतृत्व मसूद अजहर के हाथ में था, जो पाकिस्तान में सक्रिय था। देश के भीतर शोक और आक्रोश एक साथ उमड़ पड़े। घरों में, सड़कों पर, विश्वविद्यालयों में, संसद में, हर जगह एक ही प्रश्न गूंज रहा था, इसका उत्तर क्या होगा? लेकिन सरकार के सामने चुनौती केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया देने की नहीं थी। उसे ऐसा कदम उठाना था जो निर्णायक भी हो और अनियंत्रित युद्ध में न बदले। नई दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तीनों सेनाओं के प्रमुख, खुफिया एजेंसियों के अधिकारी और राजनैतिक नेतृत्व सभी स्थिति का गहन आंकलन कर रहे थे। ये स्पष्ट था कि प्रतिक्रिया होगी, किंतु प्रतिक्रिया का स्वरूप क्या हो, यही सबसे जटिल प्रश्न था। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक एक उदाहरण थी, पर इस बार पाकिस्तान पूरी तरह सतर्क था। सीमा पर चौकसी बढ़ चुकी थी। यदि जमीनी कार्रवाई की जाती तो सैनिकों का जोखिम बढ़ता। यदि तोपों से जवाब दिया जाता तो सीमित झड़प व्यापक संघर्ष में बदल सकती थी। ऐसे में एक तीसरा विकल्प सामने आया, हवाई कार्रवाई। यह निर्णय केवल सैन्य नहीं था, बल्कि रणनीतिक और कूटनीतिक भी था। यह विकल्प साहसिक था, क्योंकि 1971 के बाद पहली बार भारतीय वायुसेना को नियंत्रण रेखा से आगे गहराई तक जाना था। खुफिया एजेंसियों ने संभावित लक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया। विभिन्न स्थानों पर मौजूद प्रशिक्षण ढांचों की जानकारी जुटाई गई। अंततः खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट क्षेत्र को प्राथमिक लक्ष्य के रूप में चिन्हित किया गया। सूचनाओं के अनुसार वहां जैश-ए-मोहम्मद का एक सक्रिय प्रशिक्षण शिविर मौजूद था। रिपोर्टों में कहा गया कि यह स्थान मुख्य आबादी से दूर पहाड़ी इलाके में स्थित था। भारत के आधिकारिक बयान में इसे आतंकवादी ढांचे पर गैर सैन्य पूर्व निरोधात्मक कार्रवाई बताया गया। शब्दों का चयन महत्वपूर्ण था। संदेश स्पष्ट था, ये किसी देश की सेना के खिलाफ युद्ध नहीं, बल्कि आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का प्रयास था। ये स्थान नियंत्रण रेखा से काफी भीतर था, जिससे संकेत साफ जाता था कि कार्रवाई केवल प्रतीकात्मक नहीं है। मिशन की योजना अत्यंत गोपनीयता में तैयार की गई। ग्वालियर स्थित एयरबेस पर मिराज 2000 विमानों का चयन किया गया। इन विमानों का इतिहास विश्वसनीयता का रहा है। कारगिल संघर्ष में इन्होंने अपनी सटीक प्रहार क्षमता का प्रदर्शन किया था। इन्हें सटीक निर्देशित हथियारों से लैस किया गया, जिनमें स्पाइस 2000 जैसे प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस शामिल थे। इन हथियारों की विशेषता ये है कि ये लक्ष्य की सटीक पहचान कर संरचनाओं के भीतर प्रवेश कर विस्फोट कर सकते हैं। मिशन को समर्थन देने के लिए अन्य लड़ाकू विमान, हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणालियां तथा मध्य आकाश ईंधन भरने वाले विमान भी सक्रिय थे। लक्ष्य के उपग्रह चित्रों का बार-बार विश्लेषण किया गया। मौसम की स्थिति का अध्ययन हुआ। रेडार कवरेज और संभावित पाकिस्तानी प्रतिक्रिया के विभिन्न सिनेरियोज पर विचार किया गया। 26 फरवरी 2019 की रात जब देश सो रहा था, तब कई एयरबेस पर गतिविधि असामान्य रूप से तेज थी।
योजना बहुस्तरीय थी, जिसमें रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था ध्यान भटकाना। इसके लिए कुछ विमानों को ऐसे मार्ग पर भेजा गया जिससे पाकिस्तान का ध्यान एक विशेष दिशा में जाए और उसे लगे कि लक्ष्य कहीं और है। तभी पंजाब सेक्टर से उड़ान भरने वाले सुखोई 30 विमान पाकिस्तानी रेडार पर दिखाई दिए। इससे पाकिस्तानी वायुसेना ने बहावलपुर दिशा में अपने संसाधन सक्रिय कर दिए। ये एक रणनीतिक विचलन था। उसी समय मुख्य स्ट्राइक पैकेज ग्वालियर से उड़ान भर चुका था। मिराज 2000 विमान कम ऊंचाई पर उड़ते हुए ऐसे मार्ग से आगे बढ़े जहां पहाड़ी भूभाग प्राकृतिक आड़ प्रदान कर सके। रेडियो संचार न्यूनतम रखा गया। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर प्रणालियां सक्रिय थीं। प्रत्येक पायलट जानता था कि मिशन की सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं, बल्कि बिना हानि के सुरक्षित लौट आने में भी निहित है। लगभग सुबह 3:45 के आसपास भारतीय विमान नियंत्रण रेखा के निकट पहुंचे। कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने निर्धारित मार्ग से आगे बढ़ते हुए लक्ष्य क्षेत्र की ओर रुख किया। हथियार निर्धारित निर्देशांकों पर छोड़े गए। विस्फोट पहाड़ी क्षेत्र में हुए। पूरा ऑपरेशन कुछ ही मिनटों में संपन्न हो गया। इसके तुरंत बाद विमान वापस मुड़े और भारतीय वायु क्षेत्र की ओर लौट आए। सुबह होते ही आधिकारिक घोषणा की गई। भारत के विदेश सचिव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि ये एक गैर सैन्य पूर्व निरोधात्मक कार्रवाई थी, जिसका उद्देश्य आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाना था। पाकिस्तान ने अपने स्तर पर अलग दावा किया और कहा कि किसी महत्वपूर्ण संरचना को नुकसान नहीं पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और विश्लेषकों ने उपग्रह चित्रों और उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर विभिन्न आंकलन प्रस्तुत किए, परंतु इन बहसों से परे एक तथ्य निर्विवाद था। दक्षिण एशिया की सामरिक रेखा पार कर ली गई थी। भारत ने संकेत दिया था कि वो आतंकवाद को लेकर अपनी नीति में परिवर्तन कर चुका है। ये केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक स्ट्रैटेजिक संदेश था। हालांकि कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। 26 फरवरी की रात ने एक नई परिस्थिति को जन्म दिया था। पाकिस्तान पर प्रतिक्रिया देने का दबाव था। दोनों देशों के पास परमाणु क्षमता थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ रही थी। अगले 24 घंटे इस क्षेत्र के लिए निर्णायक सिद्ध होने वाले थे और इसी बिंदु पर इतिहास एक और मोड़ लेने वाला था। 26 फरवरी 2019 को भारत द्वारा की गई हवाई कार्रवाई के बाद स्थिति स्थिर नहीं थी। पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से कहा कि भारतीय विमानों ने उसकी वायु सीमा का उल्लंघन किया और कुछ बम जिनसे किसी बड़े सैन्य ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा। भारत ने इसे आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों के विरुद्ध एक पूर्व निरोधात्मक गैर सैन्य कार्रवाई बताया। दोनों देशों के दावों के बीच अंतर स्पष्ट था, परंतु उससे भी अधिक स्पष्ट ये था कि पाकिस्तान को किसी न किसी रूप में प्रतिक्रिया देनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रतिरोधक क्षमता केवल शब्दों से नहीं दिखाई जाती, बल्कि कार्रवाई से प्रदर्शित होती है। 27 फरवरी 2019 की सुबह पाकिस्तान वायुसेना ने नियंत्रण रेखा के समीप सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया। पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता के अनुसार उनके विमानों ने भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों के निकट नॉन मिलिट्री टारगेट्स को चुनते हुए संदेश देने की कोशिश की। भारतीय पक्ष ने पुष्टि की कि पाकिस्तानी विमानों ने भारतीय सैन्य ठिकानों को लक्ष्य बनाने की कोशिश की, लेकिन उनके बम खुले क्षेत्रों में गिरे और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस दौरान दोनों देशों के लड़ाकू विमान आमने सामने आ गए। भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और मिग-21 बाइसन विमानों को त्वरित प्रतिक्रिया के लिए भेजा। पाकिस्तान की ओर से F-16 और JF-17 विमान सक्रिय थे। ये कई वर्षों बाद दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष हवाई टकराव की स्थिति थी। हवाई मुठभेड़ के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का मिग-21 बाइसन विमान गिर गया। भारत के अनुसार उन्होंने एक पाकिस्तानी F-16 को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने इस दावे का खंडन किया और कहा कि उसका कोई F-16 विमान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय पर विभिन्न विश्लेषण सामने आए, जिनमें कुछ रिपोर्टों ने संकेत दिया कि F-16 की संख्या में कोई कमी आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं की गई। ये विषय अब भी विशेषज्ञों के बीच बहस का विषय है। अभिनंदन ने अपने विमान से इजेक्ट किया और पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में उतरे। उन्हें पाकिस्तानी सेना ने हिरासत में लिया। पाकिस्तान ने उनका एक वीडियो जारी किया जिसमें वे शांत और संयमित दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया और जिनेवा कन्वेंशन के तहत युद्धबंदियों के अधिकारों पर चर्चा शुरू हुई। भारत ने स्पष्ट किया कि पायलट की सुरक्षित वापसी उसकी प्राथमिकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन,
सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी तनाव कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। 28 फरवरी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने संसद में घोषणा की कि विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा किया जाएगा। 1 मार्च 2019 को उन्हें वाघा अटारी सीमा के माध्यम से भारत को सौंप दिया गया। उनकी वापसी ने तत्काल सैन्य तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पूरे घटनाक्रम का सामरिक महत्व व्यापक था। 1971 के बाद पहली बार भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर हवाई कार्रवाई की थी। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक नियंत्रण रेखा तक सीमित थी, जबकि 2019 की कार्रवाई पाकिस्तान के मुख्य भूभाग के भीतर बताई गई। इससे ये संकेत गया कि आतंकवादी ढांचों के विरुद्ध सीमित, लक्षित और नियंत्रित हवाई हमले भारत की नीति का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही ये भी स्पष्ट हुआ कि ऐसी कार्रवाइयां प्रतिघात को जन्म देती हैं और स्थिति तेजी से व्यापक संघर्ष की ओर बढ़ सकती है। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं और इस वास्तविकता ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तुरंत सक्रिय कर दिया। परमाणु निरोध की अवधारणा का अर्थ ये नहीं कि पारंपरिक संघर्ष असंभव हो जाते हैं, बल्कि ये है कि उन्हें सीमित रखने का दबाव बढ़ जाता है। बालाकोट और उसके बाद की घटनाओं ने दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना को नए सिरे से परिभाषित किया। भारत ने इसे आतंकवाद के विरुद्ध सक्रिय नीति का संकेत बताया। पाकिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन कहा और जवाबी कार्रवाई को आवश्यक बताया। वास्तविकता यह है कि इस पूरे घटनाक्रम ने यह दिखा दिया कि आधुनिक संघर्ष केवल युद्ध भूमि पर नहीं, बल्कि सूचना, कूटनीति और वैश्विक मंचों पर भी लड़े जाते हैं। हर बयान, हर वीडियो, हर उपग्रह चित्र एक व्यापक रणनीतिक कथा का हिस्सा बन जाता है। फरवरी 2019 की वे तिथियां अब इतिहास का हिस्सा हैं, पर उनका प्रभाव आज भी नीतिगत चर्चाओं, सैन्य रणनीतियों और क्षेत्रीय राजनीति में महसूस किया जाता है। पुलवामा से बालाकोट तक और फिर 27 फरवरी की हवाई मुठभेड़ तक की ये श्रृंखला हमें ये स्मरण कराती है कि युद्ध और शांति के बीच की दूरी कभी-कभी केवल कुछ निर्णयों की होती है। उन निर्णयों के पीछे गणना, जोखिम और अनिश्चितता तीनों साथ चलते हैं। इतिहास को समझना केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि तथ्यों और विश्लेषण से संभव है। यही प्रयास इस प्रस्तुति का भी रहा है कि घटनाओं को प्रमाण और संतुलन के साथ आपके सामने रखा जाए। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली कहानी आप कौन सी सुनना पसंद करेंगे।